पाठ 11 रहीम के दोहे आप गुड मॉर्निंग ऑल। पाठ 11 रहीम के दोहे आप कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं एक बार सारे दोहे जो हैं उनकी व्याख्या दोहरा लेना चाहती हूँ, ताकि आप जब प्रश्नों के उत्तर करें तो कोई परेशानी ना हो। एक बार सिर्फ वंस अ टाइम हम इसे दोहराएंगे। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी धन दौलत पैसा हो तो लोग तरह तरह से हमारे साथ रिश्ते जोड़ते हैं, हमारे मित्र बनने की या रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली इंसान की या सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? मुसीबत के वक्त। जो मुसीबत के वक्त आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बह, तजमीनन को मोह, रहीमन माचरी नीर को, तो न छाड़ती छो। तो इसमें रहीम जी वर्णन करते हैं प्रेम किस प्रकार होना चाहिए। प्रेम एक तरफा नहीं होना चाहिए और ना ही स्वार्थी होना चाहिए। यहाँ पे वो जल और मछली के प्रेम की बात करते हैं कि मछली और जल में कैसा प्रेम है। जैसे ही जाल पड़ता है तो जल जो है वो स्वार्थवश मछली को मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मछली जो है इसके बावजूद भी मछली अपना प्रेम जो है जल के प्रति वो छोड़ नहीं पाती और तड़प तड़प कर मर जाती है उसके बिना। तो मछली का प्रेम जो है वो एक तरफा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सज ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल दूसरों को देते हैं, खुद नहीं खा सकते हैं, और सरोवर का पानी जो है वो भी दूसरों के लिए है, वो खुद वो पानी नहीं पी सकता। इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने धन को दूसरों की भलाई में लगाते हैं। अपने धन को इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों की भलाई का काम कर सके। आगे है जी, थोथे बादर कबार के, जू रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचली बात। तो वो कहते हैं जिस प्रकार कबार महीने के खाली बादल होते हैं वो पूरी तरह आसमान में छा जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं। ठीक उसी प्रकार वो मनुष्य जो पहले बहुत ज्यादा अमीर थे लेकिन अब वो बिल्कुल गरीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो पिछली बातें दोहराते रहते हैं, मतलब दिखावा करते रहते हैं। वो ये मानते नहीं है कि उनके वो अब गरीब हो गए हैं। लास्ट पैरा, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परी सो सहले, क्यों रहीम ये दे। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती का ये स्वभाव है, रीत है, धरती का ये स्वभाव है कि वो सर्दी गर्मी और बारिश सारी मौसमों को अपने ऊपर झेल लेती है, सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और शरीर भी सहनशील होना चाहिए कि हर मुसीबत का सामना वो कर सके। ठीक है, जैसे परे सो सह ले, क्यों रहीम ये दे, कि हमारा स्वभाव और हमारा शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि जैसी भी परिस्थितियां हो वो आप सहन कर ले, सहनशील हो। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम करेंगे, रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं। लिख लो कॉपी में, रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं, क्या आंसर होगा इसमें? हम सभी दोहों का एक एक लाइन देंगे, सभी दोहों की जो शिक्षा है वो बताएंगे। कोई बताएगा इधर? नहीं,
ऑनलाइन जो बैठे हैं, रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? हाँ बेटा, साव्य बोले बेटा, 1 मिनट रुको, खुद ही अपने आप को अनम्यूट कर दो, मैंने किसी को वो नहीं किया हुआ, करो खुद अपने आप को अनम्यूट कर लो, हो जाएगा। रहीम के दो रहीम के दोहे हमें ये शिक्षा देते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो हमें उसका सामना कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 5 पढ़े हैं तो हम इसके 5 पॉइंट भी देंगे। रहीम के दोहे हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं, लिखिए, रहीम के दोहे हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। पहली, मित्र वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। सच्चा मित्र हमेशा मुश्किल में साथ देता है। ठीक है जी, पहली शिक्षा हमें ये मिलती है। दूसरा पैराग्राफ क्या है कि प्रेम स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए। स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए। तीसरा पैरा पढ़ो, उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने धन का कुछ भाग दूसरों की भलाई पर खर्च करना चाहिए। दूसरों मैम बोर्ड इज ब्लर। भलाई है, मेरे इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैम अपनी सेकंड पॉइंट में प्रेम कहाँ बेटे? प्रेम स्वार्थी, मैम प्रेम और स्वार्थी के बाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा मतलब मैम इसको भी रब मत करना। नहीं कर रही हूं। हमें दूसरों की भलाई के लिए धन खर्च करना चाहिए। आगे क्या है? थोथे बादर कबार के, इसमें क्या बताया है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है ना, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। मैम बोर्ड में बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। क्या हुआ बेटा? मैम बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर है, दिख नहीं रहा कुछ। यस मैम। क्या करूं अब मैं? मैम मुझे तो विजिबल है। मैम विजिबल। अब नो देखो, मैम। ज्यादा हो गया। ठीक है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम। यही जिनका No, क्लियर ma'am. नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी नेट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ क्लियर है। मैम स्क्रीन पे ये शो हो रहा है कि अंजीत मेजर मैम नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो।
मैम अभी ठीक है। भाई दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे रहा है ना, मैं बोल रही हूँ। और वैसे भी ये लिखवाने नहीं होते हैं प्रश्न, आपने अपने आप करने होते हैं। मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिख रही हूँ कि आपको क्या क्या शिक्षाएं हैं। क्रैक हो रही है थोड़ी थोड़ी। धरती की सी रीत है, लास्ट वाले पैराग्राफ में हमें सहनशील होना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? रहीम के दोहे निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। सच्चा मित्र हमेशा मुश्किल में साथ देता है, पहला। दूसरा पॉइंट, प्रेम स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए या धन खर्च करना चाहिए। चौथा, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवी शिक्षा है, हमें सहनशील होना चाहिए। मैम इससे भी रब मत करना। दिखाई तो दे नहीं रहा, बोर्ड ब्लर है, हैं? मैम थोड़ा बहुत पढ़ा जा रहा है और आपने भी बोला भी है ना। राइट राइट राइट, पता है मुझे। चलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? रहीम के दोहे निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। सच्चा मित्र हमेशा मुश्किल में साथ देता है, प्रेम स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। चौथा, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, हमें सहनशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? बताओ जी। अच्छा, रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? हाँ बोलो बेटा। यस मैम, रहीम जी सज्जन व्यक्ति उसको मानते हैं जो कि दूसरों की भलाई के लिए काम करे, दूसरों के भलाई के लिए धन खर्च करे। बिल्कुल ठीक, बैठिए। यही आंसर है। रहीम जी सज्जन व्यक्ति उसे मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि और वह जो दूसरों की मुश्किलों में उनका साथ देते हैं। भाई हमने पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है ना बच्चे, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लिखेंगे, रहीम जी सज्जन व्यक्ति उसे मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। रहीम जी सज्जन व्यक्ति उसे मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। इकट्ठा लिखना आता है ना, धन, ध और न, धन, इकट्ठा। भलाई, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है? मैम जस्ट अ मिनट।
धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। तीसरा प्रश्न, धरती का उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? धरती का उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? धरती का उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? यस मैम, कहना है। हाँ जी बोले बेटा, मैंने किसी को म्यूट नहीं करा है, खुद आपने आपको अनम्यूट करके आंसर दे। यस मैम। वन सेकंड। रहीम जी धरती का उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमें सर्दी, गर्मी और वर्षा सहनी पड़ती है, वैसे ही हमें कई मुश्किलें भी सहनी चाहिए। रहीम जी धरती का उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार धरती हर सुख दुख को सहन कर लेती है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होना चाहिए। धरती का उदाहरण देकर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहन कर लेती है, जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और शरीर, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होना चाहिए। स्वभाव इस तरह लिखते हैं, शरीर मैम एक टाइम में दोबारा रिपीट कर दो। सहनशील। चलिए जी, धरती का उदाहरण देकर रहीम जी कहना चाहते हैं जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा सब बर्दाश्त कर लेती है या सहन कर लेती है, बर्दाश्त मत लिखना, सब सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होने चाहिए। जिस प्रकार एक बार सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्या बेटे? सेकंड आंसर रिपीट कर दो। पहले ये थर्ड कर लो, फिर मैं दोबारा से एक बार सारे रिपीट कर दूं। धरती का उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? धरती का उदाहरण देकर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा सब सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होना चाहिए। बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तीनों हम दोबारा दोहरा लेते हैं जिन्होंने नहीं किया। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? इसमें हमने 5 शिक्षाएं लिखी हैं। रहीम के दोहे निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। पहला, सच्चा मित्र हमेशा मुसीबत में काम आता है। दूसरा, प्यार कभी भी स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए। तीसरा,
हमें दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। चौथा, हमें कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, मनुष्य का स्वभाव सहनशील होना चाहिए। हमारा स्वभाव सहनशील होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? रहीम जी सज्जन व्यक्ति उन लोगों को मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। लास्ट, धरती का उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? धरती का उदाहरण देकर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा सब सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दो। रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? रहीम जी सज्जन व्यक्ति उन लोगों को मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलें। मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर दो। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? रहीम के दोहे निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। फर्स्ट, मुसीबत, सच्चा मित्र मुसीबत में हमेशा काम आता है। दूसरा, प्रेम कभी भी स्वार्थी या एक तरफा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ही नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों की भलाई के लिए धन खर्च करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। चौथा, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, हमें सहनशील होना चाहिए। बेटा इतने मुश्किल भी नहीं है जितने आप बार बार पूछ रहे हो। ओके जी, तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? जाइए जाइए बेटा, कर लोगे आप सबके सब? व्याकरण का टॉपिक शुरू करते हैं। जितना आज हो गया उतना कंटिन्यू करते हैं, बाकी मेरे ख्याल से कल करेंगे। विराम चिन्ह, पता है किसी को क्या होते हैं विराम चिन्ह? सुना सुना लग रहा है। पंक्चुएशन मार्क्स। हाँ जी मैम, पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह वो होते हैं जब भी हम कोई भाषा लिखते हैं तो अपने भाषा को सही अर्थ देने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भाषा लिखते हैं तो भाषा को सही अर्थ देने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे जाओ, राम फल खाता है। यहाँ मेरा जो वाक्य है खत्म हो रहा है, तो वाक्य के पीछे मैं क्या लगा रही हूँ? एक डंडी लगा रही हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है, डंडी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी जो है पंक्चुएशन मार्क्स, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? विराम चिन्ह।
फेयर कॉपी में आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। वो करने से पहले आपको सिर्फ नाम लिखने हैं चिन्हों के। अभी मैं करवाती हूँ, आपको चिन्हों के नाम लिखने हैं केवल, ठीक है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मेरे पास बुक है नहीं, देखो जरा किसी के पास। In my opinion, the page number is 164. विद्यार्थी देना बेटा बुक। Yes, में 164. विराम चिन्ह, हाँ जी 164। बुक्स बंद करो। किसने बोला आपको बुक्स निकालने के लिए? जल्दी ये बताओ, जब मैं पढ़ा रही हूं तो फिर बुक बंद करो सबके सब। Okay, मैम। हैं, मैं बुक लेके बैठे नहीं हूँ, ये सारे बुक्स लेके शुरू हो गए। ग्रामर बुक्स बंद करो। सपोर्ट हो जाती है, हैं सपोर्ट हो जाती है। सपोर्ट आप लोगों ने समझना नहीं है ना, बस ये है। स्पोर्ट को छोड़ो, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, ठीक है ना। यस मैम। वो बोरिंग सा लगता है। अगर इसी तरह हो तो फिर तो सब कुछ बुक में है। ग्रामर का हम कोई भी टॉपिक ना करें, हम कहें जी आपकी बुक में दिया है, फलाने फलाने पेज पे है, अपने आप पढ़ो और याद कर लो। हो सकता है ऐसा नहीं होता ना, तो बुक्स बंद करो। एवरीवन क्लोज योर बुक्स। विराम चिन्ह। ओके मैम। चलिए सबसे पहले विराम चिन्ह जब मैं लिखवा रही हूँ वो तो लिखने हैं, ठीक है। विराम चिन्हों के हाँ अपने नाम अच्छी तरह से लिखने हैं, साथ साथ में लिखते जाएं। मैं एक एक करके लिखवाऊंगी, आपको पेज पे लिखने हैं पूरे। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये है पूर्ण विराम। जब हमारा वाक्य खत्म होता है तो वाक्य खत्म होने के बाद हम एक डंडी लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये जरूर लिखें, नाम लिखने हैं अपने साथ साथ में, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं लिखना। पूर्ण विराम कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, राम दौड़ रहा है, यहाँ मेरा वाक्य ये वाला खत्म हो गया, तो जब मेरा वाक्य खत्म हो गया तो मैं क्या लगाऊंगी? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम होते हैं कॉमास, जो हम शब्दों में पॉज देने के लिए लगाते हैं। जब हमें कोई बात हम कर रहे हो, हमें शब्दों में थोड़ा सा विराम देना है, डिस्टेंस देना है, तब हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राधा सहेलियां हैं। अब ये देखिए, सेंटेंस पढ़कर ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने इनमें मार्क लगाए हैं, तो उस हिसाब से बोलेंगे भी हम वैसे। अगर राधा, मीना, टीना सहेलियां हैं, मतलब इन शब्दों में थोड़ा सा विराम आ रहा है, थोड़ा सा पॉज आ रहा है। अगर इसमें पॉज ना दे तो क्या होगा? राधा, मीना, टीना सहेलियां हैं, ऐसे ही आएगा ना। तो शब्दों में विराम देने के लिए, पॉज देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमास। इसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम, जिसमें अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प विराम जब हम अपने शब्द में, वाक्य में थोड़ा सा विराम देना चाहते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलकर ही पता चलता है राधा, मीना, टीना सहेलियां हैं। इट मीन्स कि हमको इन शब्दों के बोलने में हमने थोड़ा सा गैप रखा है। अगर ना हो कॉमा, राधा, मीना, टीना सहेलियां हैं, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? अल्प विराम। आपने ये जरूर लिखने हैं, फर्स्ट पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम। साथ में उदाहरण नहीं लिखना है, उदाहरण के लिए सिर्फ समझिए, ये नाम जरूर लिखने हैं और साथ में चिन्ह भी लिखने हैं। थर्ड है अर्धविराम। अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या है? जब हम आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, जब कोई सेंटेंस
हमने कहा कि हम शब्दों में विराम देना चाहते हैं। जब हम सेंटेंसेस में विराम देना चाहते हैं, 2 सेंटेंस में पॉज देना चाहते हैं, तब हम अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। अल्प विराम में हमने शब्दों में पॉज दिया था, अर्ध विराम में हम वाक्यों में पॉज देंगे। जैसे सुबह हो गई, पूरा सेंटेंस है सुबह हो गई, और उसके बाद अर्ध विराम लगाकर जल्दी उठो। जल्दी उठो भी एक पूरा वाक्य है, सुबह हो गई भी एक पूरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में पॉज देने के लिए सुबह हो गई जल्दी उठो। अगर इनको पॉज ना दिया जाए, सुबह हो गई जल्दी उठो, तब उनमें पॉज नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है? अर्ध विराम। जब हम वाक्यों में विराम देना चाहते हैं, वाक्यों में स्पेस छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अल्प थोड़ा सा, ये क्या है? शब्दों में विराम। ये क्या है? वाक्यों में विराम। थोड़ा सा पॉज अगर हम वाक्य में देना चाहते हैं, वहां पर क्या लगता है? अर्ध विराम। जब हम शब्दों में पॉज देना चाहते हैं, वहां पे क्या लगता है? अल्प विराम। गॉट इट? तीनों समझ में आ गए सबको? इधर जो बैठे हैं, ओके। यस मैम। आगे समझ। फेयर कॉपी में मैं बार बार समझा रही हूँ बच्चे कि आपने सिर्फ विराम चिन्हों के नाम और उनके इस तरह लिखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवाया। आपको बाकी सब कुछ नहीं करना, आपको इस तरह लिखना है पूर्ण विराम। कॉपी में जितने करवाऊंगी वो सारे सिर्फ नाम लिखने इस तरह, अल्प विराम और अर्ध विराम, इस तरह लिखते जाइए। ठीक है, बाकी आपने समझने हैं, पता होना चाहिए कौन सी चीजें कहाँ लगेंगी। कल इसे कंटिन्यू करते हैं। कल भी मेरे ख्याल से मैं ही लूंगी आपका पीरियड। ठीक है, तो इसे कल कंटिन्यू करेंगे। विराम चिन्ह। एक्सक्यूज मी मैम, बस 1 सेकेंड रुकना, मैंने 1 सेकेंड स्क्रीनशॉट लेना है, मेरा वो छूट गया था थोड़ा। अब स्क्रीनशॉट की जहां तक बात है, आप पीरियड के बाद किताब खोल सकते हैं, पेज नंबर 167, वहां सारे दिए हैं। थैंक यू मैम। ओके।